धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। युवा आज की तारीख में नशे और बेरोजगारी के चक्रव्यूह में है। किसान की बात करें तो सही मायने में बढ़ती लागत और घटती आमदनी के चक्रव्यूह में है। और इस बजट से स्पष्ट हो गया है आज की तारीख में कि हरियाणा सरकार कर्जे के चक्रव्यूह में है। पिछले 5 वर्षों में हरियाणा सरकार पर कर्जा 280% बढ़कर 3 गुना हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, कर्जा विकास की गति और आमदनी को बढ़ाने के लिए लिया जाता है, बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए नहीं। और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हरियाणा रोजगार देने में नंबर 1 पे हुआ करता था, आज की तारीख में बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार का सहयोगी दल वायदा करता है कि आज की तारीख में रोजगार में 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं का होना चाहिए, वहीं ये सरकार आए दिन वादा खिलाफी करते हुए सरकारी नौकरियों में अधिकतम रोजगार हरियाणा से बाहर के युवाओं को देने का काम करती है। सरकार कहती है कि अगले 2 सालों के अंदर तकरीबन 1.25 लाख नए रोजगार देने का काम करेगी, मगर यह भूल जाती है कि आज की तारीख में 20 लाख युवा युवतियां बेरोजगार हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह कारण है कि सरकार, जब मैं प्रश्न भी पूछा था कि सरकार नशे की समस्या पर मूक दर्शक बनकर बैठी है, क्या कारण यह है कि सही मायने में युवा नशे में का आदी बना रहे और रोजगार ना मांगे? इस कारण से सरकार नशे के ऊपर भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि आज की तारीख में हरियाणा की जवानी को नशे से बचाने के लिए सरकार ने बजट के अंदर कोई भी खास प्रावधान नहीं किया। सरकार कर्जे पे कर्जा तो लेती रहती है, मगर नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है, केवल नौसर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई में नशे से बचने के लिए खास फंड का प्रावधान करें, जिसके माध्यम से हम हर ब्लॉक स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए और ओएसटी सेंटर खोलने के लिए मुहैया कराए जा सकें। और खास करके लिए जो शराब पर आप अपना कर वसूलती है, शराब की बिक्री से जो कर वसूलती है, उसमें कुछ प्रतिशत इस नशे की लड़ाई के लिए होना चाहिए। उसी तरीके से बेरोजगारी से लड़ने के लिए हर एक जिले के स्तर पर एक मास्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा जो डबवाली और सिरसा का क्षेत्र है वो कृषि आधारित क्षेत्र है, और कृषि आधारित क्षेत्र होने के बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि डबवाली असेंबली, मेरी खुद की असेंबली से जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो पिछले कुछ महीने सालों में राजस्थान या पंजाब में पलायन करके उनकी नीतियों को देखते हुए, तो हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज की तारीख में भी राजस्थान ने जो बजट राजस्थान का आया है, उन्होंने घोषणा की अगले 7 सालों के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को मार्केट फीस पूरी तरीके से माफ की है, एसजीएसटी में भी कटौती कर की है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में डबवाली और सिरसा क्षेत्र को इकोनॉमिकली बैकवर्ड जोन घोषित करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देने का काम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो बजट है वो आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, आत्मचिंतन के लिए होना चाहिए। और चिंतन इस बात की हो कि जब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री महोदय ये कहते हैं कि कर्जे को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए लिया जाता है, और वहीं इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 1534 करोड़ घटा है। चिंतन इस बात की कि रेवेन्यू डेफिसिट 3351 करोड़ बढ़ा है इस बजट के अंदर, इसके चिंतन करना चाहिए। चिंतन इस बात की कि जहां किसानों की आमदनी दुगना करने की बात करते हैं, मगर वहीं पर कृषि विकास दर 2016 की तुलना में 7.9% से घटकर 4.5% हो गया है। चिंतन इस बात का कि जहां सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, वहीं पर आज 193 गैंगरेप के साथ हरियाणा गैंगरेप कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में कुख्यात होता जा रहा है। चिंतन इस बात की कि बेटी पढ़ाओ का दम भरने वाली ये सरकार तकरीबन 800 स्कूल बंद कर चुकी है और आने वाले समय में 1000 स्कूल और बंद करने जा रही है। चिंतन इस बात की कि जिस गाय को हम मां का दर्जा देते हैं, आज की तारीख में वो गाय जब सड़कों पे बेसहारा घूमती हुई दिखाई देती है तो हम कुछ नहीं करते।
चिंतन इस बात की कचरे के ढेर जगह जगह दिखाई देते हैं, मगर स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ भारत हमें नहीं दिखाई देता। चिंतन इस बात की कि जो सरकारी कर्मचारी यहां पर भी हैं, जो सरकार के लिए ईंधन का काम करते हैं, सरकार की गाड़ी के लिए ईंधन का काम करते हैं, उनके भले के लिए इस बजट में हम कोई प्रावधान खास नहीं करते। चिंतन इस बात की 24 घंटे बिजली और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की देने की जो बात करती है सरकार, वहीं पे बजट के अंदर तकरीबन 43% हम बिजली में के बजट में कटौती करते हैं और वहीं 35% ट्रांसपोर्ट के बजट में कटौती करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि आवश्यकता थी इस बजट में सरकार अब इन गंभीर समस्याओं को स्वीकार कर कोई व्यापक रूपरेखा देती। और मैं कुछ अंत में कुछ सुझाव और आपके सामने कुछ मांग रखना चाहूंगा। सबसे पहली, हम कहते हैं कि 10 में से 1 जवान हरियाणा प्रदेश का, बड़े गर्व से कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं, मगर आज की तारीख में हमें सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो हम सम्मान, एक कोई हमारा शहीद होता है तो उसके परिवार को सम्मान राशि देते हैं, वो 50 लाख रुपए दिल्ली प्रदेश आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए देता है, तो हमें भी 1 करोड़ देने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले ये मांग रखना चाहूंगा। दूसरी मांग, कृषि के लिए जब हम कहते हैं सिंचाई जो है सही मायने में आज की तारीख में किसान की जीवन रेखा के रूप के अंदर है, मगर अगर हमारी नहर ही जर्जर हालत में होंगी तो किस तरीके से, जब मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं, बजट में उन्होंने कहा कि जो 100% जो आवश्यकता है कि 100% टेल तक पानी पहुंचाने की, वो आवश्यकता कैसे पूरी होगी जब नहर भी जर्जर हालत में है। तो मेरे हलके के अंदर कई सारी माइनर जैसे चोरमार, ओडा, जांडवाला सब माइनर, मुन्नावाली, गुरसर मठ, भारूखेड़ा, आसाखेड़ा, तेजाखेड़ा, चौटाला और डिस्ट्रीब्यूटरीज डबाली और लोगढ़, इनको जल्द से जल्द रीमॉडल करवाने की आवश्यकता है। मैंने पहले सत्र में भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बात रखी थी, कालवाना खरीफ चैनल को बनवाने की, जो पिछली सरकार ने, हुड्डा साहब की सरकार ने मंजूरी दी थी, सेक्शन 4 भी लग चुका था और सरकार कहती है हम किसान हितैषी हैं। तो मैं फिर से उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि कालवाना और तिगड़ी खरीफ चैनल को जल्द से जल्द बनाया जाए। अगर घग्गर का पानी सही मायने में किसानों को मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, किसान सही मायने में मुख्यमंत्री जी की वाहवाही करेंगे। बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है कि पुराने खालों के पुनर्निवास के लिए समय सीमा घटाई है, 20 साल से 15 साल की है। पर मेरे द्वारा एक पूछे हुए प्रश्न में मुख्यमंत्री और सरकार ने यह बात कही है कि उसमें 2 कंडीशन लगाई गई हैं। एक तो किसान को 25% पैसा देना पड़ेगा, दूसरा 75% से ज्यादा वो खाला खराब होना चाहिए। तो मैं मानता हूं ये दोनों कंडीशन किसान के हित में नहीं है। सरकार को चाहिए ये 25% पैसा भी सरकार दे और ये 75% की कंडीशन को घटा के 50% करने का काम करे। हमारे यहाँ पे सरसों की खरीद अभी शुरू होने जा रही है, बाकी रिटर्न में दे दो। नहीं, मेरी बहुत जरूरी तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने 6 दिन हो गए, नए युवा, आपने मन की बात को बहुत समय दिया है, थोड़ा सा काम की बात को भी 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए। मेरे यहाँ पर सरसों की खरीद का समय हो जाए और पूरे हरियाणा की बात है। मैं मांग करता हूं कि जहां जहां पर हमारे गेहूं की खरीद है, जो परचेज सेंटर बने हैं, वहां पे सरसों की भी खरीद कराई जाए ताकि किसानों को उनका फायदा मिले। किसानों की खास करके जो सरकार इस बात पे अड़ी हुई है कि किसानों के डायरेक्ट बेनिफिट, जो डायरेक्ट पैसा खातों में डाला जाए। मैं एक बात नहीं समझ पाया कि सरकार की मंशा क्या है। सही मायने में सरकार ये चाहती है कि एक तरीके से बैंकों के रिकवरी एजेंट के रूप में काम करना चाहती है। आड़तियों के पेट पे लात मार के मजदूरों के पेट पे लात मार के सरकार क्या चाहती है? आड़ती सही मायने में किसान के लिए जब भी आवश्यकता होता है खड़ा दिखाई देता है। तो आज की तारीख में इस ताने बाने को तोड़ के मैं मानता हूं सही मायने में सरकार नहीं, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। मेरे बाकी लोगों के विधायक भी है, वो सहमत है। मैं 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगा। केवल मैं ये कहता हूं कि सही मायने के अंदर आज की तारीख में, आज की तारीख में, एक मिनट, मैं किसान के हित की बात कर रहा हूं, आपके हित की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में जो आड़ती है, आज की तारीख में सही मायने में किसान के लिए जब आवश्यकता पड़ती है खड़ा हुआ दिखाई देता है। और मैं मानता हूं आज आप किसान को भी ये एक हक मिलना चाहिए, जिस तरीके से आपने अभी बजट के अंदर भी घोषणा की है, बीमा के लिए भी की है। किसान को एक हक मिलना चाहिए, वो फैसला ले कि क्या मेरे अकाउंट में पैसा डलेगा या मेरे आड़ती के अकाउंट में पैसा डलेगा। मैं केवल ये आपसे मांग करना चाहूंगा। वहीं पे मैं 2-3 बातें और रखना चाहता हूं, केवल 2-3 बातें। 1 मिनट में नहीं, मैं 1 मिनट में 2-3 बातें रखें।
एक मैं न्याय की गुहार रखूंगा। एक हमारे दादा गौतम ने एक बात रखी थी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। उन्होंने ये कहा था, जब हमने रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जिस तर्ज पे दूसरे जो हमारे कर्मचारी हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन। और मुख्यमंत्री ने आंकड़ों की बात की थी, तो मैं आंकड़े देना चाहूंगा। गुजरात में आज की तारीख में पुलिस की भर्ती में 33 वर्ष तक जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद 5 वर्ष की एज में रिलैक्सेशन मिलती है। वही महाराष्ट्र में 25 वर्ष तक है और 5 वर्ष की फिर ईडब्ल्यूएस को रिलैक्सेशन मिलती है। तो हमारी भी यहां पर जो सरकारी जो अभी पुलिस की भर्तियां हैं उसमें 5 वर्ष की रिलैक्सेशन दी जाए। उसके साथ साथ मैं ये मांग करना चाहूंगा, जो खास करके जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है, वो कर्मचारी, सारे के सारे कर्मचारी पिछले 2.5 साल से आपसे गुहार लगा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है कि जो सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन की रिपोर्ट अभी फरवरी के अंदर आई है, उन्होंने ये बात रखी है, उस पे कमीशन की रिपोर्ट में जुडिशरी ने बात रखी है, उन्होंने ये सुझाव दिया है खुद की पेंशन के बारे में कि ये जो नई पेंशन स्कीम है एनपीएस, ये लाभदायक नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है। अगर उनके लिए वो लाभदायक है तो हमारे कर्मचारियों के लिए वो लाभदायक कैसे नहीं है? धन्यवाद। आपसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आपके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी ने भी ये बात रखी, एमपी होने के नाते भी उन्होंने कहा था, बीच में नहीं खड़े होगा, बैठ जाइए। सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही, इस बात को जल्द से जल्द लागू कराया जाए। धन्यवाद, हो गया। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, बात मैं कहना चाहूंगा, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, आप हर घर नल की बात जरूर करते हैं, हर घर नल की बात जरूर करते हैं, मगर 200 लीटर टंकी देने का काम नहीं करते। हर घर नल की बात जरूर करते हैं, मगर 100 गज के प्लॉट जहां पर वो नल लगेगा उसकी बात नहीं करते। और आधे से ज्यादा हमारा आज बहुत ज्यादा प्रतिशत पे हरियाणा के लोग ढानियों और डेरों में रहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। बोलो साहब, आप बोलिए। नहीं तो बोलो तो तब जब आप बिठा रहे हो इनको। बैठ जाओ, हो गया टाइम। आप बैठिए कृपया। अमित जी, होगा आपका माइक बंद होगा। आप बैठ जाओ, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही कोई चीज, माइक बंद है। आप बैठिए, लिख के दे दो आप।